हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से कास्टिंग में ही हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन अर्थात कि औद्योगिक जो भी उद्योग में किस तरह से हम या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, उसमें हम किस तरह से पावर वायरिंग करते हैं, और या फिर जो भी घर में है लाइट फैन को छोड़ करके जो भी हम लोड हम यूज करते हैं वो सारे इंडस्ट्रियल लोड के में आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पावर लोड में आते हैं। और उस तरह के लोड के लिए हम जो भी वायरिंग करते हैं उसे हम पावर वायरिंग कहते हैं। तो इसी क्रम में हम इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन से में ही हम क्या देखेंगे, ये जो पावर वायरिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो लाइट फैन लोड के अतिरिक्त सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड, चाहे घर में यूज किया जाता हो, डोमेस्टिक पर्पज पे कार्यों में यूज होता हो, या फिर इंडस्ट्रियल कार्यों में पावर यूज होता है, पावर लोड कहलाते हैं। तथा इस प्रकार के लिए यूज की जाने वाली वायरिंग पावर वायरिंग कहलाती है। और तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी लाइट है या फिर जो फैन है, जो भी डोमेस्टिक घरेलू ये जो लोड हैं, इनको छोड़ करके जो भी हम लोड यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, या फिर हीटर हो गया, या फिर जो कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब जो है पावर लोड में आते हैं। और या फिर जो भी हम मोटर हो गया, तो इनके लिए ये सारे पावर लोड में आते हैं। तो इनके लिए जो हम वायरिंग करते हैं उसको हम पावर वायरिंग कहते हैं। तो इस तरह दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस तरह के लोड को। पहला जो है हीटर, कूलर, एसी के लिए पावर वायरिंग करना। दूसरा मोटर या फिर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए वायरिंग करना। तो यहाँ पे हम दो तरीके से हम लोड को कैटेगराइज किए हैं, पावर लोड को ही। तो सबसे पहला हम देखेंगे हीटर, कूलर, एसी के लिए पावर वायरिंग किस तरह से हम करते हैं। तो इस प्रकार के पावर लोड के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट 15 एम्पियर के प्लग सॉकेट द्वारा हम उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो जो भी ये लोड हैं इनके लिए हम क्या करते हैं कि जो पावर है हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो भी 15 एम्पियर का जो सॉकेट आउटलेट या फिर जो प्लग होता है उसके द्वारा हम ये सप्लाई उपलब्ध कराते हैं इन लोड को। पावर वायरिंग के लिए वही रूल फॉलो किए जाते हैं जो कि डोमेस्टिक वायरिंग में अपनाया जाता है। तो जो भी रूल्स हैं पावर वायरिंग के, वो सारे रूल्स वही हैं जो कि हम डोमेस्टिक घरेलू वायरिंग के लिए जो करते हैं। इसके बाद से हम यहाँ देखेंगे कि मोटर, दूसरा जो है हम देखेंगे मोटर या फिर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए पावर वायरिंग किस तरह से हम करते हैं। तो जो भी विद्युत मोटर है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, तथा इसी प्रकार की अन्य मशीनों के लिए वायरिंग हेतु हम जनरली सरफेस कंड्यूट वायरिंग उपयोग में लाते हैं, जिसमें वायरिंग के लिए हेवी गेज कंड्यूट का यूज करते हैं। यदि एक ही इलेक्ट्रिकल सोर्स से एक से अधिक इलेक्ट्रिकल मशीनों को सप्लाई देना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट किया जाता है। तो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी विद्युत मोटर है या फिर बिल्डिंग ट्रांसफार्मर है या फिर कुछ और लोड हैं जो कि इस तरह के लोड हैं, उनको उन मशीनों के लिए हम क्या करते हैं कि वायरिंग के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि सरफेस कंड्यूट वायरिंग हम यूज करते हैं। जो भी कंड्यूट पाइप हम यूज करते हैं वो हेवी गेज का कंड्यूट पाइप हम यूज करते हैं। हेवी गेज का मतलब कि उसकी जो मोटाई हो, जो पाइप की थिकनेस हो, वो ज़्यादा होती है, मजबूत होता है। और एक ही अगर इलेक्ट्रिकल सोर्स से हमको एक से अधिक इलेक्ट्रिकल मशीनों को सप्लाई देना होता है, तो उस कंडीशन में हमको पता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए हम बस बार स्थापित करते हैं। बस बार जैसा कि हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें दो स्ट्रिप लगी होती हैं कॉपर की, और इसी स्ट्रिप पे हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप पे फेज और एक स्ट्रिप पे न्यूट्रल को कस देते हैं। फिर जितनी भी हमको सर्किट की ज़रूरत होती है हम फेज से उतने फेज वायर निकालते हैं और उतने ही हम न्यूट्रल से न्यूट्रल वायर निकाल करके हम एक एक फेज और एक एक न्यूट्रल ले करके और जितनी भी सब सर्किट बनाने की ज़रूरत होती है हम बना लेते हैं। और ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज करके हम ये सब कर लेते हैं, जो कि ये सारे अरेंजमेंट जो भी होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बॉक्स के अंदर ही होता है। इसके बाद से हम जनरल जो भी रूल्स होता है, रूल्स फॉर पावर वायरिंग के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी IS 46 48 और -1968 के अनुसार हीटर, कूलर इत्यादि के लिए एक सर्किट में लोड जो होगा वो मैक्सिमम 3000 वाट होगा तथा पॉइंट जो होगा वो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी पावर वायरिंग है उसके लिए जो लोड है मैक्सिमम हम एक सर्किट से 3000 वाट तक का हम लोड दे सकते हैं। और अधिकतर जो है अधिकतम मैक्सिमम जो पॉइंट होगा यानी कि सॉकेट आउटलेट की जो संख्या होगी 15 एम्पियर जो सॉकेट आउटलेट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इससे ज़्यादा हम सॉकेट आउटलेट हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो भी पावर वायरिंग है इसके लिए 2 ही रूल है, आई रूल दिया गया है, रूल नंबर 50 और रूल नंबर 51 जो कि पावर वायरिंग के लिए से संबंधित है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रूल नंबर 51 देखेंगे, रूल नंबर 50 देखेंगे। यहाँ पे पावर वायरिंग के नियम दिए हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं रूल नंबर 50। तो इसमें जो भी सप्लाई एवं ऊर्जा उपयोग है उसके लिए यहाँ पे हम कुछ नियम देखेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहला जो है, निम्न शर्त के लिए निश्चित किए बिना इलेक्ट्रिकल पावर न तो दी जाए न संचारित की जाए, न कन्वर्ट की जाए और न ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन को चालू रखा जाए। इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे, एक उपयुक्त लिंक स्विच या फिर सर्किट ब्रेकर जिसकी कनेक्टिविटी फुल करंट को वहन करने व काटने की हो, संपूर्ण बिंदु के तुरंत बाद जितना निकट हो सके, जैसा कि नियम नंबर 58 में दिया गया है, जो कि उचित पहुंच पर हो और संपूर्ण संस्थान की इलेक्ट्रिक करंट आइसोलेट कर सके, ऐसा लगा होना चाहिए स्विच लिंक। संस्थान में यह अवस्था
उन सभी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त होगी जो कि संस्थान में अलग अलग सर्किटों या उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए लगे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे एक ऐसा स्विच लिंक होता है या फिर सर्किट ब्रेकर होता है जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, फुल लोड करंट के वहन करने के बराबर होनी चाहिए। और ये जो है जो भी संपूर्ण बिंदु के तुरंत बाद इसका हम स्थापना करते हैं, लगाते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि सारी घर की सप्लाई को हम एक ही स्थान से हम क्या कर सकें, आइसोलेट कर सकें, उसे हम कट कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सेकेंड यहाँ पे रूल हम देख सकते हैं कि हाई या फिर ओवर हाई वोल्टेज संस्थानों में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड एक लिंक स्विच या फिर सर्किट ब्रेकर जो संपूर्ण इलेक्ट्रिकल करंट वहन कर सके व काट सके लगाना होगा। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड लगा लिंक स्विच या फिर सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट वहन कर सके और उसे मैग्नेटिक करंट पर काटा जा सके। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पे ये वर्क करने वाला होना चाहिए। और इस क्लाज की यह व्यवस्था सप्लायर द्वारा उपकेंद्र पर संस्थापित ट्रांसफार्मर जिनकी कैपेसिटी 100 kVA या उससे कम हो तो लागू नहीं होगी। शर्त यह भी है कि जनरेटर के एक ही समकारी ट्रांसफार्मर की स्थिति में उसके प्राइमरी और लिंक स्विच की व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी। इसके बाद से संयुक्त कंट्रोल गियर इकाई के अतिरिक्त प्रत्येक सर्किट को अति ऊर्जा में होने वाले हानि से बचने के लिए एक आवश्यक ब्रेकिंग कैपेसिटी का उपयुक्त कटआउट या फिर सर्किट ब्रेकर उपयुक्त स्थिति पर लगा होगा और उसकी बनावट ऐसी होगी कि ओवरहेड पर कोई उसका खतरा न हो और यदि फ्यूज इकाई गल जाए तो उसे बिना किसी खतरे के बदला जा सके। प्रत्येक मोटर समूह या अन्य उपकरणों पर एक स्विच या फिर सर्किट ब्रेकर या आपातकाल में कार्यरत की जा सकने वाली कोई अन्य व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए और इसकी स्थिति सुविधापूर्ण पहुंच पर तथा बनावट ऐसी होनी चाहिए कि मोटरों व कंट्रोल उपकरणों को आने वाली इलेक्ट्रिसिटी उससे काटी जा सके। सभी इंसुलेटेड पदार्थों का चुनाव मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गुणों के अतिरिक्त इंसुलेशन गुण, ताप व नमी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जो भी हम यहाँ पे इंसुलेटेड पदार्थ का जो भी हम चुनाव करते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गुण के अतिरिक्त जो है हम उसका जो है ताप नमी को भी ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। इस बात की विशेष सावधानी रखी जाए कि कोई सजीव अंग खुला न रह जाए, यानी कि जो भी लीफ पार्ट है उसका ओपन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शॉक लग सकती है। तो इसलिए ये पावर सर्किट में ये सारे नियम हमको फॉलो करना चाहिए जो कि मानव जाति की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए या फिर रूपांतरित की जाए या परिवर्तित की जाए या उपयोग में लाया जाए तो उस संस्थान के उपभोक्ता या स्वामी की यह जिम्मेदारी है कि वह इस बात का निरीक्षण करता रहे कि उसके संस्थान में उपनियम 1 का पालन होता रहे। प्रत्येक उपभोक्ता इस बात की अच्छी प्रकार व हर प्रकार से संतुष्ट कर ले कि उसकी सप्लाई लाइन व अन्य उपकरण जो सप्लायर ने लगाए हैं सप्लायर के अतिरिक्त उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी स्वामी है घर जो भी पावर वायरिंग करा रहा है तो उसका ये जिम्मेदारी होता है कि जो भी रूल्स है वो
उसके वायरिंग में फॉलो किए जा रहे हैं। और वहाँ भली बात हो, हर प्रकार से संतुष्ट करने की उसकी सप्लाई लाइन हो, कोई भी उपकरण जो कि सप्लायर ने लगवाए हैं, सप्लायर के अतिरिक्त उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद से रूल नंबर 51 हम देखेंगे। यहाँ पे मीडियम हाई या बहुत हाई वोल्टेज संस्थानों के लिए उपयोगी नियम यहाँ पे दिया गया है। तो जहाँ मीडियम हाई या फिर बहुत हाई वोल्टेज को दिया जाए, परिवर्तित किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए या फिर उपयोग में लाया जाए, तो निम्न बातों के लिए निरीक्षण किया जाए, निम्न बातों का निरीक्षण करना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि ओवरहेड कंडक्टर के अतिरिक्त अन्य कंडक्टर मैकेनिकली सुदृढ़, इलेक्ट्रिकल सतत कवर व कंड्यूट में स्थित हों तथा मैकेनिकल लॉसेस से मुक्त हों, और जब तक कि कंडक्टर किसी अधिकारी या फिर निरीक्षक की संतुष्टि के अनुसार इस प्रकार संबंधित स्थापित व सुरक्षित न रखे गए हों कि खतरे की संभावना न हो। शर्त यह है कि नॉन मैग्नेटिक कंड्यूट, जिसे IS 509/1963 द्वारा मान्यता प्राप्त है, का उपयोग उस स्थिति में किया जा सकता है जबकि निरीक्षण या उसके स्थान पर नियुक्त कोई व्यक्ति उसे कार्य के लिए उपयुक्त समझता हो। यदि निरीक्षक आवश्यक समझे तो उस मेटल भागों के अतिरिक्त जिनका कंडक्टर के रूप में उपयोग हो रहा हो, इंस्टॉलेशन के अन्य सभी कवर, आधार व संबंधित मेटल भागों को अर्थिंग किया जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी ये निरीक्षक है वो अगर आवश्यक समझे तो इस जो भी मेटल पार्ट के अतिरिक्त जो भी कंडक्टर के रूप में हम यूज कर रहे हों, या फिर इंस्टॉलेशन में अन्य सभी प्रकार के जो भी कवर है या फिर आधार है, वो फिर संबंधित जो भी मेटल पार्ट है उसको अर्थ किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्विच बोर्ड के साथ निम्न अवस्थाएं होनी चाहिए। किसी भी स्विच बोर्ड के आगे 0.914 मीटर से कम स्थान न हो, अर्थात वहां तक जाने में आसानी रहे। यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई न्यूट कंडक्टर या आगे को निकला कोई भाग हो तो उसके पीछे का स्थान उस कंडक्टर या फिर आगे निकलने भाग से या तो 0.229 मीटर से कम या 0.762 मीटर से अधिक होना चाहिए। यदि स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 0.762 मीटर से अधिक चौड़ा हो तो स्विच बोर्ड के दोनों किनारों से 1.829 मीटर ऊंचाई तक साफ रास्ता होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी स्विच बोर्ड हम यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो स्थान है 0.762 मीटर से अधिक चौड़ा हो तो स्विच बोर्ड के दोनों किनारों से जो है 1.829 मीटर की ऊंचाई तक रास्ता क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वहाँ तक जाने में सुगम होना चाहिए। यदि किसी स्थान को पावर देने के लिए सप्लायर को आवेदन दिया जाए तो वह तब तक सप्लाई न करे। यदि सप्लाई काट दिया जाए तो वह तब तक पुनः सप्लाई की सिफारिश न करे जब तक कि वह संतुष्ट न हो लेकिन उपभोक्ता का उस कमियों को पूरा कर चुका है जो कि उपनियम 1 में तथा नियम 50 व नियम 64 में दिया गया है। जहाँ कोई सप्लायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मीडियम वोल्टेज में देना व उपयोग करना प्रस्तावित करता हो या 6 माह से काटी गई सप्लाई को पुनः जोड़ने की सिफारिश करता हो तो सप्लाई को जोड़ने से पूर्व इस आशय की लिखित सूचना निरीक्षक को दे। यदि सप्लाई देने के बाद भी सप्लायर यह देखता है कि इस नियम के उपनियम 1 या नियम 50 व 64 का पालन नहीं हो रहा है तो वह इस
इस आशय की लिखित सूचना उपभोक्ता व निरीक्षक को इस बात को स्पष्ट करते हुए देगा कि कहाँ और किस नियम का पालन नहीं हो रहा है, और यदि निरीक्षक स्वीकृति दे तो सप्लाई काटा जा सकता है। पावर वायरिंग हेतु कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे सूचनाएं दी जा रही हैं। मशीनों के लिए पावर वायरिंग के समय ध्यान रखी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं यहाँ पे दिया गया है। पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में लगने वाले स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आदि सभी उपकरण मेटल कवर युक्त होने चाहिए तथा उन्हें स्थापित करने के लिए लकड़ी के बोर्ड आदि उपयोग में नहीं जाने चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मशीनों के लिए जो भी हम पावर वायरिंग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन में लगने वाले स्विच हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ये सभी उपकरण मेटल कवर युक्त होने चाहिए तथा इन्हें स्थापित करने के लिए लकड़ी के बोर्ड आदि का उपयोग नहीं लाए जाने चाहिए, क्योंकि जो लकड़ी का बोर्ड होता है वो दीवार से दीमक लगने के कारण या फिर नमी के कारण ख़राब होने लगते हैं और अर्थिंग की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है और शॉक लगने का भी हमें खतरा रहता है। पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए या तो आर्म्ड केबल उपयोग में लाई जानी चाहिए या फिर सुदृढ़ या कंड्यूट पाइप का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी पावर वायरिंग है वहाँ पे पावर वायरिंग करने के लिए या तो आर्म्ड केबल अर्थात इंसुलेटेड केबल यूज में लाना चाहिए या फिर जो भी सॉलिड या फिर फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप का यूज करना चाहिए, उसी से करके लेके जाना चाहिए। कंड्यूट पाइप के अंदर कंडक्टरों पर जोड़ नहीं देना चाहिए और कंडक्टरों पर से लूपिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कंड्यूट पाइप के अंदर किसी तरह का जोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जोड़ देने से ज्वाइंट देने से क्या होगा कि अगर बाई चांस कहीं इंसुलेशन हट गया जोड़ का और वो कंड्यूट पाइप से टच करने लगा तो इस तरह से लीकेज करंट फ्लो होने लगेगी और हमें शॉक लगने का भी डर रहेगा। और लूपिंग भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि एक कंड्यूट पाइप से एक से अधिक सर्किट ले जाए जा सकते हैं, प्रत्येक मोटर के लिए सर्किट पृष्ठ कंड्यूट पाइप से ले जाना अधिक वरीयतापूर्ण है। मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल बॉक्स के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगाई जानी चाहिए और इसकी लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। तो जो भी मोटर होता है तो उसके स्टार्टर या फिर मोटर टर्मिनल बॉक्स के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप ही लगाना चाहिए और इसकी लंबाई 1.25 मीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद से प्रत्येक मोटर के लिए मोटर के निकट ही उसका मेन स्विच और स्टार्टर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो जो भी मोटर है उसका मेन स्विच और स्टार्टर उसके पास ही लगाना चाहिए, निकट ही लगाना चाहिए, जिससे कि हम मोटर को तुरंत ऑन और ऑफ स्टार्ट कर सकें। इसके बाद से पावर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए 3/0.915 mm या फिर 1.93 mm स्क्वायर का कापर कंडक्टर केबल या फिर 1/1.80 mm या फिर 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर केबल से कम नाप का कंडक्टर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो भी कापर का होगा या फिर तो इतने 1.93 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए कंडक्टर की साइज। अगर एल्युमिनियम है तो 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए उसका डायमीटर। तो मोटर के फ्रेम को मोटर के स्वामी द्वारा दो अलग अलग जगहों पर अर्थ द्वारा वायर द्वारा संयोजित कर अर्थिंग किया जाना चाहिए तथा इस अर्थ इलेक्ट्रोड को स्थापित व अनुरक्षित किया जाना चाहिए। तो जो भी मोटर के फ्रेम है, मोटर के स्वामी जो भी लगवाया है मालिक,
तो उसको अलग अलग 2 जगह पे अर्थिंग करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी अर्थ किया जाना चाहिए और इस तरह से जो भी अर्थ इलेक्ट्रोड को संस्थापित व आरक्षित कर देना चाहिए। एक से अधिक मोटर वाले संस्थान में प्रत्येक मोटर के लिए लगाई जाने वाली स्विच फ्यूज इकाई के अतिरिक्त सप्लाई बिंदु के तुरंत बाद भी एक स्विच फ्यूज इकाई दी जानी चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब एक से ज़्यादा हम मोटर संस्थान में लगाते हैं तो प्रत्येक मोटर के लिए जो भी लगाई जाने वाली स्विच फ्यूज इकाई है उसके अतिरिक्त सप्लाई बिंदु के तुरंत बाद भी एक स्विच फ्यूज यूनिट लगाना चाहिए। अब हम यहाँ पे मोटर के लिए हम करंट की गणना करेंगे और इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप देख लेते हैं। तो मोटरों के नेम प्लेट पर उसकी आउटपुट पावर का मान उसकी रेटेड वोल्टेज तथा स्पीड दिया होता है। तो जो भी हम मोटर हम खरीद के लगाते हैं तो उस पे मोटर के ऊपर एक नेम प्लेट होता है और उस नेम प्लेट पर जो है वहाँ उस मोटर की आउटपुट पावर लिखी रहती है और वो कितने रेटेड वोल्टेज तक वो ऑपरेट हो सकता है और जिससे कि एक वोल्टेज होता है जिसके ऊपर क्या होता है कि मोटर हमारा जल सकता है और एक मैक्सिमम वोल्टेज तक वो ऑपरेट हो सकता है। उसके बाद वो ख़राब हो सकता है उससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो। और उसकी जो भी स्पीड है रेटेड स्पीड दिया रहता है कि जो भी मोटर है इतने स्पीड तक रन कर सकता है। उसकी वजह से मोटर की करंट जानने का अर्थ होता है कि उसकी इनपुट करंट जानना और उसके लिए आवश्यकता है कि मोटर की इनपुट पावर जानने की। तो जो भी मोटर की करंट कैसे हमको पता चलेगा तो उसके लिए हमको जो है उसकी इनपुट करंट का मान जानना और उसके लिए आवश्यक होता है कि मोटर की हमको क्या हो इनपुट पावर पता रहे, तभी हम उसके इनपुट करंट के बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमको इनपुट पावर पता रहेगी तो फिर हमको इनपुट वोल्टेज पता ही रहता है। 3 फेज के लिए 415 वोल्ट हम मानते हैं। तो इस तरह से हम वोल्टेज और इनपुट पावर मिलते ही हम क्या कर लेते हैं कि उसकी आउटपुट पावर उसकी करंट निकाल लेते हैं और उसका पावर फैक्टर नहीं आउटपुट पावर ज्ञात आउटपुट पावर वाली एसी मोटर के लिए उसकी एफिशिएंसी के अतिरिक्त उसका पावर फैक्टर जानना भी आवश्यक होता है। तभी उसकी इनपुट पावर तथा उसके आधार पर इसकी इनपुट करंट आउटपुट पावर जानी जा सकती है। विभिन्न मोटर के लिए एफिशिएंसी तथा पावर फैक्टर का मान एक टेबल में दिया हुआ है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो भी एफिशिएंसी है मोटर की और मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर के लिए एक टेबल बनाया गया है। तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से मोटर की हार्स पावर रेटिंग के आधार पे हम उसकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर हम मानते हैं और ये चीज़ें जो है हमको ज़रूरत पड़ती है इनपुट करंट निकालने के लिए। तो जब तक हम इनपुट करंट नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम उसके लिए जो भी पावर वायरिंग है उसके लिए हम कंडक्टर की साइज डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हमको इनपुट करंट कैलकुलेट करने के लिए हमको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो कुछ चीज़ें हैं और भी जो कि जो समझ में नहीं आ रही हों तो थोड़ा बहुत बुक का भी सहारा ले सकते हैं आप लोग। और बाकी हम भी इसी प्रयास में हैं लगे हुए हैं।